याद है? हाँ यस जी, सर। हाँ बोलो। सर आप डायग्राम बनाकर बता रहे थे, हम मिक्सचर वगैरह क्लासिफिकेशन बता रहे थे। क्या बता रहे थे? क्लासिफिकेशन तो हो गया था। क्लासिफिकेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया था, उसके बाद सर आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में बता रहे के बाद बताना है। मेटल नॉन मेटल से हम लोग को स्टार्ट करना है। ओके, चलो स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी बताए थे कि मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस which are made up of which can lose electrons, one or more electrons, and non-metals are those which can gain one or more electrons. क्यों गेन और लूज करेगा ये भी थोड़ा बहुत बताए थे। इसके बारे में हम लोग और 3rd या 4th लेसन में पढ़ेंगे, 2nd टर्म में। तो मेटल बहुत सारे लगभग सर मेटल्स जो होते हैं सर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ही मतलब ही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है जिसको इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से। सर ये रिलीज करके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बन जाता है। हाँ फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। सर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ये सब पॉजिटिव आयन बन जाता है। हाँ वो सब हम बताएंगे, आयन जब पढ़ाएंगे ना सेकेंड टर्म के लेसन में है, 3rd या 4th लेसन में, तो उसमें आपको बताएंगे आयंस कैसे बनता है, कैसे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है, थोड़ा बहुत बताया गया पिछले क्लास में, पिछले वीक में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का हो गया, और दोनों के बीच में एक होता है मेटेलाइड। तो मेटेलाइड ये कौन है, इसका माइक कौन है? साउंड आ रहा है, जब बोलना हो तब ऑन करो, बाकी में ऑफ करके रखो। तो मेटेलाइड वैसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न लेते हैं न देते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और मतलब कुछ प्रॉपर्टी जो मेटल का होता है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का है। जैसे 8th क्लास में बताए होंगे कि तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब सपोज कि आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मेटल या नॉन मेटल? मेटल यूज करेंगे, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम लोगों को कोई इंसुलेटर बनाना है, जैसे कि बोर्ड का स्विच बनाना है, तो स्विच बनाने के लिए जो आपको कनेक्टर चाहिए, जो कॉपर का या पीतल का बना होता है। मोहित माइक ऑफ करो, जैसे यहाँ से हम ऑफ कर देंगे। मोहित 9J। तो अभी भी ऑफ नहीं हुआ इसका। एनीवे, तो जैसे वो पीतल या ब्रास का जो बना होगा या कॉपर का बना होगा, वो मेटल हो गया आपका। और आप अब कॉपर के बने हुए स्विच को तो टच करके ऑन ऑफ नहीं ना कर सकते, तो फिर हम लोग को बिजली का झटका लग जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर एक कवर बना होता है जो इंसुलेटर का, यानी कि प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक कार्बन से बना होता है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो जहाँ इंसुलेटर का जरूरत है वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, मेटल। इंसुलेटर जहाँ यूज करना है वहां पे नॉन मेटल, कंडक्टर जहाँ यूज करना है वहां पे मेटल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा कि आपको करंट को पूरी तरह से पास भी नहीं होने देना है, आप पूरी तरह से रोकना भी नहीं। इंसुलेटर क्या करेगा, पूरी तरह से रोक देगा, और कंडक्टर क्या करेगा, पूरी तरह से पास होने देगा। अब जैसे सपोज कि आपका घर पे जो टीवी है, आजकल सब लोग के घर पे एलईडी टीवी होगा या कंप्यूटर है, तो आपका वो कंप्यूटर को या टीवी को डायरेक्ट आप बिजली से प्लग करते हैं, है ना। एडाप्टर, लैपटॉप में भी एडाप्टर लगा है तो उसको डायरेक्ट हम लोग बिजली में लगाते हैं। लेकिन वो बिजली से नहीं चलता है, यानी 220 वोल्ट जो हमारा एसी करंट है उससे वो नहीं चलता है। वो कैसे चलता है, वो 12 वोल्ट या 9 वोल्ट या 6 वोल्ट एसी या डीसी पे चलता है।
इवन टीवी भी, जो आपका एलईडी बड़ा सा टीवी 55 इंच का या 32 इंच का या जितना का भी लगा हो, तो वो भी आपको 12 वोल्ट पे या 9 वोल्ट पे ही चलता है। अगर 220 वोल्ट डायरेक्ट उसके बोर्ड में दे देंगे तो बोर्ड जल जाएगा, टीवी ऑन होना तो दूर की बात। तो आपको वो जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया, उसके लिए जरूरत पड़ता है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर यानी कि जो करंट को कुछ रोके और कुछ पास होने दे। वो सेमीकंडक्टर्स बनने में सबसे बड़ा रोल है मेटलाइट का। मेटलाइट के एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब मेटलाइट के एग्जांपल हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे। कंप्यूटर सब लोग पढ़े हैं ना? यस सर। कितने जनरेशन है कंप्यूटर के अभी तक? 5 5। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ? वैक्यूम 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 ट्यूब। पंच कोड। वो वैक्यूम ट्यूब आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके घर पे अगर मोटा वाला कैथोड रे ट्यूब टीवी होगा, सीआरटी टीवी जिसको बोलते हैं, पुराने जमाने में बल्कि टीवी, उसको कभी आप देखेंगे तो उसमें जो स्क्रीन होता है आगे, वो पीछे जाके पतला ट्यूब के फॉर्म में बदल जाता है, जिसको पिक्चर ट्यूब बोलते हैं हम लोग। तो वो जो ट्यूब है दैट इज वैक्यूम ट्यूब। या आप कभी हेलोजन लाइट देखे होंगे, शादी वादी में आता है, बड़ा इतना सा लाइट ट्यूब जैसा ग्लास का होता है, अब बहुत ज्यादा लाइट करता है, हेलोजन ट्यूब। वो भी कैथोड रे ट्यूब का एग्जाम्पल है, या वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं उसको। दूसरा जनरेशन में क्या यूज हुआ? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर मतलब वो बजाने वाला रेडियो वाला ट्रांजिस्टर नहीं। पता नहीं आप लोग ट्रांजिस्टर देखे हो कि नहीं है? रेडियो जो भी देखा है तुम लोग के जनरेशन में? यस सर। रेडियो देखे हैं। तो रेडियो में जो रेडियो और ट्रांजिस्टर दो वर्ड यूज होते थे। हम लोग जब छोटे थे तो उस समय ये दोनों चीजें हम लोग को घर पे देखने को मिलती थी। तो जो उस समय एक बड़ा सा रेडियो होता था, जो मैंने रैक वैक पे रखता था लोग, वो बिजली से चलता था, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। एक छोटा सा हैंडी हाथ में लेके घूमने वाला रेडियो होता था, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते थे उस समय। तो वो ट्रांजिस्टर जो है, वो ट्रांजिस्टर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल निकले होते हैं, 3 टांग। कभी मेरे पास होगा तो दिखाएंगे आप लोगों को। यस सर, देखे हुए हैं। हाँ, तो ट्रांजिस्टर वो मतलब कि बड़े बड़े फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, पूरे रूम के एक एक कंप्यूटर होते थे, बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब होते थे, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता था, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था और इफिशियंसी लगभग 0। जनरेशन चेंज हुआ, सेकेंड जनरेशन आया तो बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यूज होने लगे और कंप्यूटर एक रूम से आधे रूम के साइज का हो गया। इफिशियंसी बढ़ गई, हीट का प्रोडक्शन घट गया, तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं। वेरी गुड। तो आईसी जो है आज के डेट में, अब हम लोग फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं तक आईसी तक ही पहुंचाना चाहते थे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक 15 रुपए का या 10 रुपए का फोन मिलता है बच्चों को खेलने वाला, खिलौना वाला टॉय फोन। यस सर। उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, अलग अलग बटन दबाओगे तो अलग अलग गाना बजता है उसमें। यस सर। ठीक है। उसी तरह से कॉल बेल जो आजकल के आ रहे हैं, घर पे लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉल बेल जिसको बोलते हैं। तो कॉल बेल तो पुराने जमाने वाला कॉल बेल था, या कभी देखोगे किसी ऑफिस में, अपने स्कूल में देखोगे कि कॉल बेल बजेगा तो कर्कश आवाज करके आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग के घर पे कॉल बेल आज के डेट में है, जिसमें जितना बार बजाओगे अलग अलग सॉन्ग, भजन हो, आरती हो या म्यूजिक हो, अलग अलग टाइप के, हर बार अलग अलग आता। हाँ, कॉल बेल में तो अपने अपने चॉइस के लोग, जो थोड़ा धार्मिक लोग हैं तो अपना भक्ति गीत वाला खरीद के ले आते हैं। तो अगर एक बार दबाए तो मान लो ओम जय जगदीश हरे बजा, तो दूसरी बार में गणेश जी का आरती बज रहा है, तो तीसरी बार में कुछ और बज रहा है। ये जो सारा चीज आपको एक 15 रुपए के खिलौने से लेकर के कॉल बेल हो या बड़े बड़े कंप्यूटर या टीवी, आज के डेट में कंप्यूटर क्या हो गया है आपके। अब आज का जो आईसी जब यूज हुआ तो कंप्यूटर को पीसी बोला जाने लगा, पर्सनल कंप्यूटर। अब वो पीसी भी 3 टाइप का हो गया आपका। एक हो गया डेस्कटॉप
जो आप अपने टेबल पे रख के यूज करते हैं, उसमें सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड माउस अलग होता है। दूसरा हो गया लैपटॉप, लैप मतलब गोद, जिसको आप गोद में रख करके यूज करते हैं। सफर में जा रहे हैं, अपना ट्रेन में भी बैठे हुए हैं तो अपना गोद में रखे हुए काम कर रहे हैं। और तीसरा होता है पाम टॉप। आप लोग जितने स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड हो या एप्पल का फोन हो या कोई भी ब्लैकबेरी का फोन हो, जितने स्मार्टफोन हैं वो सारे आपको पाम टॉप यानी हथेली पे रख करके यूज होने वाले। तो इतना जो इवोल्यूशन हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कि बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब से लेकर के आज छोटे से हथेली पे आ जाते हैं कंप्यूटर, वो सारा जो इवोल्यूशन हुआ वो आईसी के चलते ही सिर्फ हुआ। कंपोनेंट का नाम है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी बनता किस चीज से पता है? सिलिकॉन से सर। यस, सिलिकॉन से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सर मेमोरी कार्ड भी सर उसी से ना बनता है? हाँ, सब उसी से बनता है। आज के डेट में सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक तो थोड़ा पॉइजनस होता है, आपको एंटीमनी, ये सब बहुत ज्यादा, खास करके सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होने वाले मेटल आइड। सर कॉमन चीज हो गया आजकल टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए वरदान है ये दोनों। अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इतना बूम नहीं करता। तो सिलिकॉन का सोर्स क्या है? बालू, सैंड। सैंड जानते हो लोग ना? सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिकॉन निकाल करके, और ये घड़ी आजकल जो दीवार पे लगे होते हैं, या जो क्वार्ट्ज घड़ी, जिसको डिजिटल घड़ी बोलते हैं हम लोग, आजकल देखोगे कि पहले के लोग की घड़ी, जो हमारे तुम लोग अपने पापा से पूछोगे या जो भी घर पे बड़े हैं, कि उनके पिताजी के जमाने में जो घड़ी होगी उसमें चाबी देना पड़ता था, रोज चाबी देना पड़ता था एक पर्टिकुलर टाइम में। अगर नहीं चाबी देंगे तो स्लो हो जाएगा, फिर बंद भी हो जाएगा घड़ी। फिर एक घड़ी आया जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज वॉच। उसमें क्वार्ट्ज नाम का एक पत्थर, क्वार्ट्ज तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़े होगे हो सकता है, तो क्वार्ट्ज नाम का एक पत्थर यूज हुआ, और वो क्वार्ट्ज पत्थर भी सिलिकॉन से बना हुआ है। तो जो क्वार्ट्ज वॉच आया, वहीं से आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉच का स्टार्ट हुआ। और आज के डेट में डिजिटल वॉच आ गए हैं, फिटनेस बैंड में आजकल वॉच घड़ी आ गया है। तो आजकल लोग घड़ी लगभग भूल ही गया है। मेरे जैसे कुछ लोग फिटनेस के लिए अपना फिटनेस बैंड पहनते तो उसी में घड़ी रहता है, दोनों काम हो जाता है। नहीं तो आजकल मोबाइल जो है वो घड़ी उड़ी सब खा गया है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये था कि मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलाइड हो, तीनों ही अपना अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तीनों का अपना अपना यूज है। जहाँ जिसकी जरूरत है वही उसको ही यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पर दूसरा नहीं यूज कर सकते हैं। कुछ नोट्स है। मरकरी इज द ओनली मेटल, जैसे आपको एक क्लास में पढ़े हो गए कि नेम वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड नेम वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल में मरकरी है और नॉन मेटल में ब्रोमीन। इसके अलावा हाँ, गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जिनको लिटरली लिक्विड बोलते हैं। लिटरली क्यों? क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग। तो अब गर्मी में सोचो कि 28 से तो ज्यादा ही टेम्परेचर होता है। अभी इवन बरसात चल रहा है तो इसमें भी आपको टेम्परेचर दोपहर में 29-30 पहुंच जाएगा। तो उस टेम्परेचर पर अगर आप अपने हथेली पे रखते हैं उस गैलियम और सीजियम को, तो क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। इसलिए उसको लिटरली लिक्विड बोलते हैं। सर आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया? नियर अबाउट 28.4 के एक का होता है, एक का 28.6 होता है। वो डाटा जो होता है कहीं कहीं पे अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट के आधार पे होता है। तो कहीं पे 28.3 भी मिल सकता है, कहीं पे 28.5 भी मिल सकता है। इसलिए हम राउंड में करके अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस बताएं। अब आते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे पिछले क्लास में, मतलब पिछले वीक में, कि 2 या 2 से अधिक टाइप ऑफ एटम से बनने वाले, लेकिन उसमें कंडीशन है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए और सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्स होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि हम लोग पानी में चीनी मिक्स कर दिए, तो कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा? सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। वहां पे सिर्फ डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। दैट इज नॉट ए केमिकल प्रोसेस, दैट इज ए फिजिकल प्रोसेस। So there will be no formation of compound.
लेकिन शुगर को अगर आप आग पे हीट कर देते हैं सिंपली, तो वो जल के काला हो जाएगा, वो कंपाउंड बन गया, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। Yes, sir. और उसको भी और हीट किए तो कार्बन रह गया, फिर ऑक्सीजन भी चला गया बाहर। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी कंपाउंड बनेगा तो केमिकल प्रोसेस से बनेगा, केमिकली कॉम्बिनेशन होगा और एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। जैसे वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सल्फ्यूरिक, ये सारे कंपाउंड हो गए। अब कंपाउंड दो टाइप के बताए थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो कंपाउंड जिसमें कि कार्बन हो, एक्सेप्ट ये सब बता दिए थे, कार्बाइड, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, इनको छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग के लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल है। हमारी बॉडी कार्बन से बनी हुई है, कार्बन के कंपाउंड से हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए कि हम लोग की बॉडी को? प्रोटीन, वेरी गुड। ग्लूकोज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। प्रोटीन बना होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से, यानी कार्बन है उसमें। कार्बोहाइड्रेट और फैट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, यानी उसमें भी कार्बन है। जितने भी विटामिन हैं, ए से लेकर के B1, B से B12 तक, फिर C से लेकर के K तक, सारे में कार्बन होगा। बहुत सारे मिनरल्स में भी कार्बन होगा। तो हमारी बॉडी के बनने में भी कार्बन की जरूरत है। बॉडी को जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट, जो भोजन खाएंगे उसमें भी कार्बन है। उसके बाद कपड़े हम लोग जो पहनेंगे वो सारे फाइबर से बने होते हैं। फाइबर चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, वो सारे कार्बन कंपाउंड नहीं बनते हैं। उसके बाद हम लोग को शेल्टर चाहिए, बेसिक नीड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि घर चाहिए। तो घर में भी जो आपको मिट्टी है जिससे कि ईंट बनता है, दरवाजे जो लकड़ी के बने होते हैं, प्लास्टिक के कोई चीज बना हुआ है, उन सब में कार्बन है। यानी कि हमारे लाइफ में अगर कोई दवा खाने जा रहे हैं हम लोग, सिर दर्द से लेकर के कैंसर, एड्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स बीमारी हो, भगवान न करे सब किसी को हो, लेकिन अगर किसी को जरूरत पड़ी दवा खाने की, चीजों की, बीमारियों की, सब में कार्बन होगा। इवन सेरिडोन जैसा सिंपल जो सिर दर्द का टैबलेट, उसको भी कार्बन मिलेगा आपको। और आज के डेट में कोरोना जो चल रहा है उसका भी जो दवा होगा उसमें भी कार्बन होगा। तो कार्बन के बिना हमारा लाइफ अधूरा है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिनमें कार्बन नहीं होता। जब एसिड यूज कर रहे हैं हम लोग घर पे टॉयलेट क्लीनर के रूप में, फिनाइल में तो खैर कार्बन होता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे सॉल्ट जो हम लोग यूज करें उसमें कार्बन नहीं है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रखते हैं। वाटर है, उसमें भी कार्बन नहीं है, लाइफ लाइन है हमारे जिंदगी का। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही यूजफुल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत सारे यूजफुल हैं। अब आते हैं हम लोग मिक्सचर पे। तो मिक्सचर भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बनेगा, लेकिन ये जो मिलेंगे तो एलिमेंट्री कंपाउंड सर होता है ना? हाँ जी, एलिमेंट्री कंपाउंड, एलिमेंट्री कंपाउंड, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल वो पढ़ेंगे हम लोग जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेसन पढ़ाएंगे उस समय। अभी हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर जो है ये भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बनता है, लेकिन अंतर क्या है कि ये फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे कि हम पिछले बार बताए थे कि आयरन फाइलिंग्स और सल्फर, ये दोनों को हाथ से ऐसे मिक्स कर दिए तो वो मिक्सचर बना, और उसी मिक्सचर को थोड़ा सा हीट कर दिए तो कंपाउंड बन गया। फिजिकल प्रोसेस होगा तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, केमिकल प्रोसेस होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगा, और किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। जैसे आपको वाटर बनाने के लिए 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन किसी भी वॉल्यूम में हाइड्रोजन ले लिए, किसी वॉल्यूम में ऑक्सीजन ले लिए तो वाटर नहीं बनेगा, कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। तो मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जिस मिक्सचर में कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और बाउंड्री यानी कि ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है, ये अगर पता नहीं चलता है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे कि एयर हो गया, लेमोनेड यानी लेमन का शरबत होगा, एलओआई 8th क्लास में पढ़े होंगे कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स विथ नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एलओआई। तो एलओआई हो गया आपका सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपका स्प्राइट हो या कोक हो या जो भी पीते हैं, तो वो भी आपको होमोजेनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, उसका उल्टा है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, बाउंड्री नहीं विजुअल होगा होता है और बाउंड्री विजुअल होगा। तो पानी में तेल मिला दिए तो वो हेट्रोजेनियस हो गया।
कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जो आपको देखने में होमोजेनियस लगेंगे लेकिन होते हेट्रोजीनियस, जैसे कि ब्लड है, मिल्क है। तो ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। सर एयर को किस क्लासिफिकेशन रखते हैं, होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस? एयर होमोजेनियस है तब तक जब तक कि उसमें डस्ट पार्टिकल मिक्स नहीं है, ठीक है। और डस्ट पार्टिकल मिक्स भी हो जाए, अब सिंपली खाली डस्ट पार्टिकल मिक्स होने से नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाए, सूट पार्टिकल से मिक्स हो जाए। मान लो कि डस्ट पार्टिकल जो है वो ब्राउनिश मिट्टी का कलर आ गया, सूट पार्टिकल कोयले के चिमनी से निकला हुआ काला सूट पार्टिकल आ गया, तो बता सकते हो कि ये डस्ट पार्टिकल है और ये सूट पार्टिकल है। तब उस कंडीशन में वो एयर जो है वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एयर कोई बोलता है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर फिर दो टाइप में बढ़ता है आपको, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। और यहाँ ऊपर लिखे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। पहले तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, और इसको अच्छे से नोट करके रखोगे क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो हम तो यहाँ पे 8 डिफरेंस दिए हैं, आप 4-5 लिख सकते हो एग्जाम में, मतलब 5 तो कम से कम याद होना ही चाहिए। तो जैसे सबसे पहला है कि कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स होता है, मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। कंपाउंड केमिकल मेथड से बनता है, मिक्सचर फिजिकल मेथड से बनता है। अच्छा बन गया और उसके बाद बारी आती है सेपरेशन की। तो सेपरेशन करने के लिए भी कंपाउंड में केमिकल मेथड यूज होगा और मिक्सचर में फिजिकल मेथड यूज होगा। क्योंकि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, और अगर मिक्सचर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। अब कोई आपको पानी दे दिया, वाटर, और बोला कि आप इसको चेक करके बताओ कि इसका ये जो वाटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। प्योर है यानी कि कंपाउंड है। हम लोग जो वाटर पीते हैं सर इम्प्योर पीते हैं ना? हाँ इम्प्योर पीते हैं। तो मतलब प्योर है तो यानी वो कंपाउंड है, और इम्प्योर है यानी कि वो मिक्सचर है। तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का यही मेथड है, ये एक्टिविटी भी है, हम कराएंगे भी ऑनलाइन। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं लेसन 1 में भी पढ़े हैं कि वाटर का जब सॉलिड होता है, आइस होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हम लोग को स्पेसिमेन मिला है वाटर का, जो नमूना मिला है, उसको हम लोग हीट करके देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है। अगर एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस आता है तो प्योर वाटर है, 100 से ज्यादा या कम आता है यानी कि वो वाटर प्योर नहीं है, इम्प्योर है। ठीक है, हम लोग जो वाटर पीते हैं वो इम्प्योर होता है, उसमें कम से कम 0.03% सॉल्ट होना जरूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अगर हम लोग डिस्टिल वाटर पिए जो कि प्योर वाटर होता है, तो डिस्टिल वाटर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी कंपाउंड बनेगा तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी गेन होगा। अगर कॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर डिकम्पोजिशन होगा तो एनर्जी गेन होगा। लेकिन मिक्सचर बनने में जनरली एनर्जी का चेंज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर्टी से। जैसे हम आपको एग्जांपल बताए थे, कि दूसरा एग्जांपल आज हम लोग ले लेते हैं, लकड़ी यानी कार्बन, तो C+O2 क्या बनेगा, CO2। जैसे ये हम इनोटेशन में दिखा रहे हैं C+O2, यानी ये C जो है वो या तो लकड़ी हो सकता है या कोयला हो सकता है और बनेगा CO2। ठीक है, कार्बन इज ए गुड फ्यूल, होता है या नहीं? यस सर। यानी वो आग लगाने का काम करता है, और ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी वो आग लगने में हेल्प करता है। यानी कि ये दोनों जो है कार्बन और ऑक्सीजन सेपरेटली आग जलाने में हेल्प करते हैं, और CO2 जो उनके कॉम्बिनेशन से बना, जो कंपाउंड बना नया, वो आग बुझाने के काम में आता है, रोकने में काम करते हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल गया। तो यही कहना चाह रहा है पॉइंट में कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल अलग होता है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर में सबका प्रॉपर्टी
अगर बनाते हैं सर आपका आपको, आवाज अभी कट कट क्या रहा था? हाँ वो किसी का फोन आया था इसीलिए आया। तो अगर हम लोग नींबू का शरबत बनाते हैं, पिछले बार भी बताए थे, तो उसमें पानी का भी प्रॉपर्टी मिलेगा, शुगर का भी मिलेगा, लेमन का भी मिलेगा, तीनों का प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। और लास्ट है कंपाउंड इज ए केमिकल चेंज एंड मिक्सचर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज ए combination of compound is a chemical change and combination of mixture is a physical change। अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है ये भी एक जान लेते हैं। हालांकि ये सब आप लोग 6 और 7 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी फिर से देख लेते हैं। 6th क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्या डिफिनेशन दिया था, किसी को याद है? ये सर उसमें दिया था कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं, फिजिकल चेंज में ला सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये 3-4 साल पहले थोड़ा सा चेंज किया है, नहीं तो बता रहे कि 5 साल पहले का जो 6 का बुक था डीएवी का, उसमें सिंपली लिखा था कि द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स बैक आर physical change and the changes which cannot reverse back are called chemical change। यानी जिस चेंज को पूरा होने के बाद वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं वो फिजिकल चेंज हुआ, और जिसमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको केमिकल चेंज। एग्जांपल दिया था कि दूध से दही बना दिए, केमिकल चेंज हो गया, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बना सकते तो वो केमिकल चेंज होगा। लेकिन अगर ग्लास मान लो फूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो सारे ग्लास के टुकड़ों को पिघला के फिर हम नया ग्लास बना सकते हैं। पानी को गर्म करके वेपर बना लिए, वेपर को ठंडा करके फिर से पानी बना लिए, तो फिजिकल चेंज हुआ। बट दैट इज नॉट 100% करेक्ट डिफिनीशन। क्यों डिफिनीशन ये करेक्ट नहीं है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि कुछ कंडीशंस पर केमिकल चेंज को भी वापस लाया जा सकता है। वेरी गुड। केमिस्ट्री में जैसे जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको रिवर्स बैक कर सकते। हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको लिख के दिखा रहे हैं। एक ये एग्जांपल हो गया, जैसे ये आपका H2, हम बैलेंस नहीं लिख रहे हैं, सिंपली इक्वेशन लिख रहे हैं। H2 + O2 क्या बनेगा? H2O। इज इट अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? केमिकल लेकिन आप 7th क्लास में पढ़े होंगे कि वाटर में अगर हम लोग हॉफमैन वोल्टामीटर यूज करके 2 इलेक्ट्रोड बना लें, कैथोड और एनोड, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें 9 वोल्ट डीसी, तो वो जो वाटर है वो टूट करके फिर से वाटर जो है टूट के फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस से कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैंने इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो वाटर फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया, और ये भी केमिकल चेंज है, यानी जो नीचे वाला लिखे वो भी केमिकल चेंज है। तो आपका केमिकल चेंज रिवर्स बैक हो सकता है, ये प्रूव हो गया? यस सर। इसीलिए उस डिफिनीशन को अधूरा बताया गया। तो इसलिए आज के डेट में डिफिनीशन क्या है कि द चेंजेस इन विच one or more new substances are formed with all new properties is called chemical change, and the changes in which no new substance is formed, only the physical properties like shape, size, physical state, density, etc. is changed, that is called physical change। जैसे अब आपके पास लकड़ी का एक बड़ा सा छड़ी है, उसको आप तोड़ दिए तो उसका साइज चेंज हो गया, दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। लेकिन उस लकड़ी को जला दिए, उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? यस यस। तो केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगा, फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। कंपोजिशन कुछ नहीं होगा, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा, कंपोजिशन चेंज भी नहीं होगा। केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज होगा। उसके बाद फिजिकल चेंज क्या है? टेम्पररी है, रिवर्स बैक हो सकता है। केमिकल चेंज जनरली क्या है? वो जनरली, ये वर्ड यूज किया हुआ, जनरली परमानेंट है, रिवर्स बैक आसानी से नहीं हो सकता है, उसके लिए केमिकल मेथड चाहिए होता है। हो सकता है। हाँ, और
हीट चेंज फिजिकल चेंज में जनरली नहीं होता है, केमिकल चेंज में हीट चेंज होता है जनरली। एग्जाम्पल कुछ नीचे दिए हुए हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, प्रिपरेशन ऑफ लेमन जूस, ये सब फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर वुड, मिल्क का खट्टा होना, दूध से दही बनना, फलों का पकना, दीज ऑल आर केमिकल चेंज। क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं तो हम लोग को लगता है कि कोई लिक्विड की बात कर रहे हैं, नहीं, यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। आपके घर पे पीतल का कोई बर्तन होगा जिसको ब्रास बोलते हैं, तो ब्रास इज व्हाट? इज इट ए मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड और एलॉय? Metal Alloy. Okay, alloy. And what is the definition of alloy? सर Alloy is a mixture alloy is a mixture of two or more metal or a metal and non Not metal. only mixture, it is a homogeneous mixture of two or more homogeneous metals or mixture metal of two or more non-metal. metal and non-metal is called alloy. और हम थोड़ा सा पहले एक दो स्लाइड पहले बात करें तो बताएं कि होमोजेनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी कि जितने होमोजेनियस मिक्सचर दुनिया में हैं वो सारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो जब सॉल्यूशन है तो एलॉय सॉल्यूशन हो गया, है ना? तो हम लोग का जो ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट है कि सॉल्यूशन है तो लिक्विड ही होगा, वो गलत है। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, सॉल्यूशन गैस गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन है, तो कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर हो दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि दो चीज होगा, कंपाउंड शुड बी नॉन रिएक्टिव। अब जैसे मान लो कि हम लोग चले सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या बोलते हैं मेटल कोई ले लें, मेटल का पाउडर ले लें और उसको सोचे कि मिक्सचर बना लें, सॉल्यूशन बना लें, बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन फास्ट होता है उनमें, तो इसलिए वो कभी भी नहीं लिए जाएंगे मिक्सचर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो पहला कंडीशन यही है कि द कंपोनेंट शुड बी नॉन रिएक्टिव विद ईच अदर। दूसरा क्या है? द कंपोनेंट शुड बी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट। इस तरह से मिक्स होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि कंपोनेंट 1 कौन है, कंपोनेंट 2 कौन है, तभी होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा और तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा। आप उसके नीचे ये तो कहता है कि सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, थॉरली, माने मिक्सचर में कहीं से भी हाथ लगा के उठा लें, तो अगर मान लो कि हम आटा और नमक का मिक्सचर बनाए हैं तो कहीं से भी हाथ उठा के मिला लें तो जितना आटा जितना नमक वहां है दूसरे जगह से भी उतना ही मिलना चाहिए, मतलब उसी प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। ये तो हो गई सॉल्यूशन कैसे बनेगा उसकी बात। अब सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट वो अच्छा वो छोड़ देते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाए, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना और तब आंसर बताना। वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें सोल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? सर वाटर सॉल्वेंट वाटर और सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट वाटर होगा, सोल्यूट शुगर होगा।